चलिए जी, तो अब व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो नाम से आपने सुना होगा ऑप्टिक, जो वर्ड हम यूज करते हैं इट इज रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा कुछ सिंपल सा कंसेप्ट है, वो हम लोग फॉलो करेंगे। उस कंसेप्ट के हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि हम सबसे पहले एक लेंगे ऑर्डिनरी लाइट, जैसे हो गया बल्ब। ठीक है, इस रेडिएशन को हमने एक निकोल प्रिज्म लिया। ये हमारे पास हो गया निकोल प्रिज्म। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट को जब भी हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, तो ऑर्डिनरी लाइट की एक खासियत क्या होती है, ये हमेशा डाइवर्जिंग नेचर की होती है। लेकिन आफ्टर पासिंग विद निकोल प्रिज्म इसकी जो डायरेक्शन होती है वो यूनी डायरेक्शन हो जाती है। सर आपने हेडिंग क्या डलवाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके सर। तो ऑर्डिनरी लाइट को हमने पास कराया निकोल प्रिज्म से और वो बन गई ये येलो वाली जो लाइट है, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट है जिसकी एक टाइप से की डायरेक्शन हो। ठीक है, अब इसके आगे मैंने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा मैंने इधर एक सैंपल रख दिया। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, अब लाइट यहाँ से जब क्रॉस करेगी तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आती रहेंगी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमने ये बोली कि लाइट यहाँ से क्रॉस हो गई, एक पॉसिबिलिटी हमने बोली लाइट क्रॉस नहीं हो पाई। राइट, तो दो पॉसिबिलिटी सबसे पहले क्रिएट हो रही है, या तो लाइट इस सैंपल में से क्रॉस कर जाएगी या लाइट सैंपल में से क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी हमने कहा कि लाइट क्रॉस कर गई, दैट इज टिक। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हमने कहा लाइट क्रॉस नहीं करी। तो अगर लाइट हमारी इस सैंपल में से क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद दो टेंडेंसी हो सकती है भाई, या तो मूव कर सकती है लेफ्ट डायरेक्शन में या तो मूव कर सकती है राइट डायरेक्शन में। और ये मूव क्यों करेगी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, इसका जो मेजर रीजन है वो हमने फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर मीडियम या डेंसर टू रेयर मीडियम, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम लाइट को पास कराएंगे सैंपल में से, सैंपल मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, वो उसको हम सैंपल कह रहे हैं। तो whenever the light is crossed from this sample there are two possibilities. Number one, it may cross and rotate either clockwise direction or anti-clockwise direction. And second possibility ये है कि ये क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसे कंपाउंड जब लाइट क्रॉस कर जाती है और वो मूव कर जाती है लेफ्ट या राइट, तो उस टाइप के हम कहेंगे कि वो जो सैंपल है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। राइट, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट क्रॉस कर गई और रोटेट भी चली गई है, लेफ्ट की तरफ मूव कर सकती है, राइट की तरफ मूव कर सकती है। सर ठीक ये है, वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, ये हाँ पास मैं, करने वाला। हाँ ओके ओके। जब भी सैंपल में से हमारी प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल लाइट क्रॉस कर जाए और क्रॉस करने के बाद इट्स ऑब्वियस कि वो रोटेट करेगी, या हम कहें कि वो टर्न करेगी इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी की भाई दो पॉसिबिलिटी है, सीधी तो चल नहीं सकती हमेशा, कहीं ना कहीं लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा उसे, कभी ना कभी राइट मुड़ना पड़ेगा, टर्न तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि अगर उसका टर्न हो रहा है लेफ्ट या राइट की तरफ, तो दैट इज द कंपाउंड और सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर वो लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है, या इनडायरेक्टली वे में बोले जब क्रॉस ही नहीं कर पाई है तो रोटेट ही नहीं कर पाएगी, ना ही लेफ्ट की तरफ ना ही राइट की तरफ, तो हम उसको कहेंगे द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव या सैंपल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दो कंसेप्ट हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये पूरी कहानी समझ में आई मैं क्या बता रहा हूँ, ये इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको लिखवाता हूँ आपको शॉर्ट में। यस सर। हो गया सर। सर पीपीएल क्या बताया था सर अगर आपने, क्या है? क्रॉस नहीं एक मिनट पहले पीपीएल बताता हूँ मैं, जो मुझे सुनाई दिया। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर एक और क्वेश्चन कुछ शिल्पी कुछ पूछ रही थी, वो मैं सुन नहीं पाया। शिल्पी क्या पूछ रहे थे? यस सर, अगर क्रॉस नहीं करेगी तो पीपीएल का होगा क्या आखिर? हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, लाइट आई वापस चली गई,
है ना, ट्रांसमिट ही नहीं कर पाई ओके सैंपल सर। में से। ये आप सबने ये बना लिया, ये नोट कर लिया है, मैं इसको लिखवा दूं कुछ शॉर्ट में। सर यस सर। यस। हाँ देवोदी सर ग्रेट, कुछ पूछ रहे हो? यस सर, वो लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट बनाने का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पहले हमारे पास जो लाइट है, नॉर्मल जो लाइट होती है, वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे मशहूर, मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया है तो आपको मैं लिख देता हूँ, मैंने एक बल्ब बना रखा है। तो बल्ब का मतलब क्या होता है यार, कि बस लाइट आई और चारों तरफ फैल गई। अब उस लाइट को अगर मैं सैंपल में से पास कराता हूँ, तो मुझे पता नहीं लग पाएगा कि लाइट किस तरफ रोटेट करी है, या मैं ये को मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा जज कर पाना। उस डिफिकल्टी को कम करने के लिए हमने क्या करा, उस लाइट को पहले क्रॉस कराया निकोल प्रिज्म से, जिसका एक ही काम होता है कन्वर्जिंग नेचर करने का, कन्वर्स करने का, लाइट को इकट्ठा करने का। तो उससे वो बन गई एक यूनिडायरेक्शन लाइट। जैसे आप लोग लेजर बीम इस्तेमाल करते होंगे, छोटे बच्चे कई बार ऐसे परेशान करते थे, कोई आदमी रात को शाम को चल रहा होता था, ऊपर से लाइट फेंकते थे, और अगर वो डर गया तो दे विल बी सो हैप्पी कि लाइफ में इससे अच्छी सक्सेस क्या होगी। तो कई बार तो हम लोग ऐसे डर जाते थे, देखिए कि वो कर रहा है, हमारे पास उसने लाइट फेंकी और बस नीचे गिर जाओ, मजे लेने लग जाओ। बच्चे बहुत खुश होते थे, हंसने लग जाते थे। वो लाइट का मतलब क्या है, इट इज मोनोक्रोमेटिक कहें या सिंपल वे में कहें कि यूनिडायरेक्शनल लाइट है। और जब ये लाइट अगर रोटेट करती है तो बहुत आसानी से हमें दिख जाएगा। जैसे कार अगर आपकी रोटेट कर रही है, कार को एक आप सपोज करो कि लाइट है, वो कहीं भी रोटेट करेगी, लेफ्ट या राइट, आप इजिली जज कर लोगे। बट अगर वो डाइवर्जिंग नेचर की है, 15-20 कारें एक साथ चल रही है, वो कब लेफ्ट मुड़ रही हैं, कब लाइट राइट मुड़ रही हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है देवोदी ग्रेट। यस सर, थैंक यू सर। सर लाइट मोस्ट सोर्स बल्ब भी होना चाहिए या फिर कोई और नेचुरल भी हो सकता है? कोई भी लाइट। हम यूजुअली नॉर्मली प्रैक्टिकल्स में वो, आप इसका लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हो, व्हाइट कर लो, रेड कर लो, ब्लू कर लो। ये क्वेश्चन भी ओके आता है सर। कि व्हाट विल हैपन इफ वी चेंज द कलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट डजंट मैटर वो किस कलर की, मैटर क्या करता है, क्या वो लाइट ऑर्डिनरी से प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं, वो हमारे लिए मैटर करता है। तो चलिए जी, इसके अंदर आप पहला पॉइंट लिखिए, द सब्सटेंस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। द सब्सटेंसेस the substances which can rotate plane polarized light are called optically active substances. Are called optically active substances. तो सर वो ठीक है जी। उसका सिंबल था वो हाँ वो पीपीएल। जो रिप्रेजेंटेशन था ये, हाँ ये वाला ना, ये सिंबल है उसका, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएल। नॉर्मली जो लाइट होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है, मैं ऐसे दिखाता हूँ, जैसे ये लाइट हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है जी, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया। अब यस सेकंड सर। पॉइंट है, को थोड़ा समझते हैं फिर नोट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी पॉइंट है। नाउ ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, हमें पता लग गया, लाइट रोटेट कर रही है, और रोटेट की पॉसिबिलिटी दो है हमारे पास, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे सब पास सब्सटेंस में से लाइट राइट तरफ ट्रेवल कर गई, या हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर गई, देन इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इफ द रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज अगर ट्रेवल कर गई, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। देखो, a substance which rotate the a substance which rotate the plane polarized light towards, अरे यार ये मैसेज किसके आ रहे हैं, एक मिनट से साइलेंट कर देता हूँ मैं। हाँ, a substance which rotate the plane polarized light towards right, या आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो राइट की जगह में क्लॉकवाइज। ठीक है, इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
It's called dextro, DEXTRO, dextro rotatory. सिमिलरली आप लिवो का लिख सकते हो, अगर रे ऑफ लाइट सब्सटेंस रोटेट करे टुवर्ड्स लेफ्ट, या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज, देन इट इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी. लीवो रोटेटरी की स्पेलिंग होती है LAEVO, LAEVO, लीवो रोटेटरी हो गया. ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर क्लॉकवाइज का एक बार नाम मुझे बता दीजिए. हाँ, क्लॉकवाइज का नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, DEXTRO, डेक्स्ट्रो, फिर अपना रोटेटरी. अब हम थोड़े दूसरे पॉइंट के अंदर आते हैं और समझते हैं कि ये कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं या कायरल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, इसको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है. ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए छोटी सी, ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर ही चल रहा है ये सब. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कायरल, CHIRAL, कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड. तो सबसे पहले कायरल क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं. कायरल का मीनिंग जो होता है इसका, वो होता है कोई भी चीज जो कि सिमेट्री में नहीं है. ठीक है, या हम कहते हैं डिससिमेट्रिक कहा जाता है उसको. कायरलिटी का मतलब डिससिमेट्रिक. तो इसको लिख लो, इट मीन्स डिससिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि हर चीज बराबर है. ठीक है, और जो अगर हर चीज इक्वल नहीं है तो वो डिससिमेट्रिक हो गया. जैसे अगर आपके हाथ की सारी उंगलियां एक ही साइज की होती तो हम कहते हैं आपका जो हाथ है उसकी फिंगर सारी की सारी सिमेट्रिकल है, एक ही डायरेक्शन, मतलब सब कुछ बराबर है उसमें. बट ऐसा होता नहीं है ना. तो हम लोग अपने हैंड को कहते हैं इट इज डिससिमेट्रिक. तो ऐसे ही अगर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि सिमेट्रिकली डिवाइडेड नहीं हुए हैं तो उसको हम ऐसे कंपाउंड को कह देते हैं कायरल कंपाउंड है या एक कायरल सब्सटेंस है. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है डिससिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? यस सर. यस सर. हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एक कायरल कार्बन इज वन. नेक्स्ट पॉइंट में एक कायरल कार्बन C is one which has number one sp3 hybridization, which has number one sp3 hybridization, number two all four functional group attached to that carbon must be different. All four functional group attached to that carbon must be different. ये दो कंडीशन हमें फॉलो करनी है. मतलब ऐसा कोई कार्बन होना चाहिए जो कि sp3 हो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय sp3? कि उसके सारे पास सिंगल बॉन्ड. सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए. ठीक है, दूसरी कंडीशन हम बोल रहे हैं कि उसमें जो भी कनेक्टेड है वो सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए. मतलब अगर मैं एक कार्बन में चारों हाइड्रोजन लगा दूंगा तो वो कभी भी कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा. अगर मैं एक कार्बन में चारों ऑक्सीजन लगा दूंगा तब भी नहीं हो सकता. अगर मैं कार्बन में एक तरफ हाइड्रोजन लगाऊं, एक तरफ मैं वहां पे फ्लोरीन लगा दूं, नेक्स्ट में C2H5 लगा दूं, तो वो कायरल कार्बन कहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पे कार्बन है, इस कार्बन में इधर मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया CH3, नाउ इट इज C2H5, और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया. इस कार्बन के ऊपर मैं स्टार लगा दूंगा. ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा?
it is a chiral carbon, since number 1 it is sp3 hybridized, and number 2 all 4 functional group are different. 4 इसमें different functional तो group इसको connected. टर्शरी कार्बन भी कहेंगे ना? इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बन मतलब मैम ने ऐसे कुछ बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, ये 2 फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री हो गया, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा देता इधर 3 डिग्री हो जाता। ओके सर। ये हमने करा तो हुआ है, 2 डिग्री किस तरीके से बोलते हैं, 1 डिग्री कैसे करा है, यस करा हुआ सर। है। एक अमाइंस के अलावा मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि अगर अलग अलग अटैच्ड हो, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी वाला। अच्छा, हाँ वो सही बोला मैम ने, अच्छा बताया मैम ने, ये वही चीज है। सर अगर इसको खोले हम C2H5 और CH3 को, तो फिर उस कार्बन से तो 2 कार्बन ही अटैच्ड है। हाँ नहीं वैसे नहीं देखना आपको, आप तो ये देखोगे कि मैं जो पूरा दिखाना चाह रहा हूँ उसमें, वैसे देखो तो इंडिविजुअल हो गया ना वो, तो हम तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, ग्रुप तो मतलब ज्यादा, नहीं तो मैं एलिमेंट बोलता। ओके ऑल सर। फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप मतलब एलिमेंट वाइज जज नहीं करना है आपको, जज करना है ग्रुप वाइज। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया सबने, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसी के अंदर ही आपको लिखना है कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसको हम कायरल कहते हैं या डिसमेट्रिक कहते हैं, वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर नहीं होना चाहिए। ना वो डिफरेंट है तो एक दूसरे की इमेज के अंदर कैसे आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो आप लिख लो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। सर इसका मतलब क्या है? आर मैं बताता हूँ, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज। देखो अगर आपने देखा होगा यार, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एम्बुलेंस में कुछ लेटर आप देखोगे उल्टे लिखे जाते हैं, है ना, वो मिरर में आपको भी पूरा नजर आ जाता है कि एम्बुलेंस है। वो क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, है ना, दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। लेकिन अगर आप स्पेयर को देखोगे या कोई सिलेंड्रिकल शेप देखोगे तो ये सारी की सारी सुपर इम्पोजेबल होती है, राइट। अगर स्पेयर के सामने आपने कुछ भी रखा, सॉरी मिरर के सामने आपने स्पेयर वाली कोई चीज रखी, कोई बॉल रखी, तो ओ अल्फाबेट आप कह सकते हो, ये हमेशा क्या होंगे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। सिलेंड्रिकल शेप ऑलवेज आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, बट कुछ अल्फाबेट्स है हमारे पास, वो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकते। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो एम्बुलेंस कैसे लिखा रहता है हॉस्पिटल में, वाली जो वैन होती है, उससे आप जज कर लो कि सुपर इम्पोजेबल क्या है और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है। यहाँ सर पे ये जब भी हम, हाँ बोलो सुपर बोलो, इम्पोजेबल समझ नहीं आ रहा कि क्या बता रहा है। ये सुपर इम्पोजेबल, हाँ बोलो, इसका मतलब समझ जज नहीं नहीं आ हो पा रहा रहा? मतलब। हाँ अच्छा, नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल मेरी इमेजेस दो डिफरेंट टाइप की हैं, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल वो होती है, जैसे मैंने कहा स्पेरिकल शेप है, उसको इमेज अगर हम मिरर में देखेंगे वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाएगी। मतलब यार अगर तुमने कॉपी के ऊपर एक जैसी कॉपी है, उसके ऊपर एक जैसी कॉपी रख दी तो पूरी की पूरी कवर हो गई, उसको हम यस कहते हैं सर। सुपर इम्पोज। ठीक है, एक तुम्हारे पास ईंट है, ईंट के ऊपर तुमने एक और ईंट रख दी, पूरी उसने कवर कर लिया, सेम साइज के सारे पैरामीटर सेम है, ये हो गया सुपर इम्पोज। अब हम एक वर्ड यूज करें नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब जो सुपर इम्पोज ना हो पाए, अगर मैं उसी को उठा के उसके ऊपर रखूंगा ईंट के ऊपर, और दोनों ईंटें अलग अलग पैरामीटर्स की हैं, तो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकती, वो हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहाँ मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसका मतलब क्या है, जब मैं उसको मिरर में देखता हूँ, उसको देखने के बाद जो इमेज क्रिएट हो रही है, वो इमेज और जो सब्सटेंस है रियलिटी में, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते परफेक्टली। दैट इज व्हाट वी कॉल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो रहा है?
आगे सर समझ। ओके गुड। तो जितने भी कंपाउंड ऐसे होते हैं उनको हम कहते हैं कायरल। ठीक है, ये कायरल थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार हम लोग यूज करेंगे कायरल कार्बन है, तो आपको समझना है कि चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और इसके अलावा जो सुपर इम्पोजेबल वाले कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ए कायरल। तो वो भी लिख लो आप, है ना। बस एक कायरल, ACHIRAL। एक कायरल मतलब द सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट विच इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। तो आप लिख सकते हो दीज आर दोज substances which can superimpose on its mirror image, which can superimpose on its mirror image, on its mirror image। राइट, नोट हो गया ये। यस सर। तो सर मतलब सिलेंड्रिकल फिगर्स ये अगायरल वाले में अगायरल वाली कैटेगरी में आएगा ना? हाँ, स्फेयर एंड सिलेंड्रिकल शेप ये दोनों आपके एक कायरल है। सर एक कायरल सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं होता है? एक कायरल किसके लिए नहीं होता है? केमिस्ट्री के लिए। यस सर, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए होता है, फिर नॉर्मली भी बोल सकते हैं कोई सब्सटेंस एक कायरल है। करनी है, मैं तो एक्चुअली रियलिटी वाली लाइफ में यकीन रखना है, किताबी ज्ञान थोड़ा फायदेमंद नहीं होता। जैसे कुछ भी तुम देखोगे ना उसको थोड़ा रियलाइज करना कि हाँ हो क्या रहा है। थर्मोडायनेमिक हम पढ़ते हैं, अब किसी ने सपोज करो कि उंगली में जल गया, किसी की गलती से कुछ भी आग में उसका हाथ लग गया, तो वो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोशन हो जाएगा। उस मोशन की वजह से होगा क्या, जो हमारे स्किन के सेल्स होंगे छोटे छोटे वाइब्रेट करेंगे, उस वाइब्रेशन को हम कहते हैं भाई जलन हो रही है। तो उस वाइब्रेशन को अगर मैं कम करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पहला तरीका सबसे आसान वाला है, अगर सामने कुछ नहीं है टेम्परेचर। तो हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर लग गया तो सीधा मुंह के अंदर उंगली डाल देते हैं, क्योंकि मुंह पे थोड़ा सलाइवा रहता है, टेम्परेचर को कम कर लेगा। और अगर आसपास कुछ है, कोई ठंडा पानी है तो ठंडे पानी में डाल देंगे, टैप वाटर ऑन करके उसके अंदर रख लेते हैं, है ना। तो वही जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना उसको आपको ऐसे समझना है कि रियलिटी के अंदर ये कैसे यूज हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको, जैसे आप कोई भी आपके कमरे में रूम में कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है, तो उसको आप देखो कि यार ये कायरल हो सकता है या ए कायरल हो सकता है। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री को जीने की कोशिश करोगे तो फिर अलग मजा आता है पढ़ने का। खैर एनीवेज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशनें होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लिखो सर एक कंडीशन। कायरल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एक कायरल के यार नॉन सुपर इम्पोजेबल करेक्टरिस्टिक्स है, यही जो मेजर है ना। या हम आप और जो सर ये कायरल, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह और कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे ये? वो कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो भी है सारी, मतलब सारे, अगर मैं कार्बन बनाऊंगा तो सारे के सारे कार्बन, जैसे कार्बन है, इसके अंदर सारे सिमिलर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऐसे आप कह सकते हो समझने के लिए। सर ठीक है, अगर एक कार्बन है उसमें H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड करके O लगा हुआ है, तो वो एक आयरन में आएगा ना? एक कायरल में हाँ आएगा, अभी तो एक कायरल में आएगा, अभी कुछ पॉइंट मैं और बताऊंगा तब तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसको तुम sp2 हाइब्रिडाइज सोच के कर रहे हो ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, अभी तो आपने जितना समझा उसमें बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो एक कायरल में आ गया। थोड़ा सा जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा समझते हैं कि कैसे क्या होता है। तो आप लिखिए कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी
तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन है इट मस्ट हैव कायरल कार्बन। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, उसके पास क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव कायरल कार्बन। कंडीशन नंबर 2, इट मस्ट हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इट्स ऑब्वियस कायरल है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई होगी, फिर भी मैं उसे लिख देता हूँ। सेकंड कंडीशन हो गई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, ये 2 कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 3, अब ये जो कंडीशन नंबर 3 है ये आप समझे कि आईआईटी एडवांस के लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, या थोड़ा अगर टफ पेपर आएगा उसके लिए। बाकी स्कूल लेवल में आईआईटी मेंस के अंदर इन 2 से आप कर सकते हो। तीसरी जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं इट शुड नॉट कंटेन, आप लिखिए इट शुड नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इट शुड नॉट कंटेन, इट शुड नॉट कंटेन any element of symmetry, any element of symmetry, that is it should not contain any element of symmetry। उसके बाद लिखो आप that is नंबर 1 कौन कौन सी सिमेट्री है जो ये कंटेन नहीं करनी चाहिए। पहली सिमेट्री होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर 1 is called plane of symmetry, plane of symmetry, number 1। Number 2 is called center of symmetry, number 2 is called center of symmetry, and number 3 is called alternating axis of symmetry, alternating axis of symmetry। इसमें से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री का, बाकी सिमेट्री हम आगे डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट आपको नाम बताने जरूरी थे मेरे को। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अच्छा ये पहले नोट कर लो, ये नोट हो गया? यस सर। ओके, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि आपने किसी भी एक प्लेन लिया, सपोज करो एक्स एक्सिस लिया या वाई एक्सिस का प्लेन लिया कंपाउंड के साथ में, और कंपाउंड वहां से इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये आपके पास कोई बॉक्स है, इसको आपने ऐसे इक्वली डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसी बॉक्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड करते तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि इसमें डिफरेंट हो जा रहा है। अब इस चीज को अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, कंपाउंड के हिसाब से, तो कुछ ऐसे हो सकता है, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे हम गए COOH, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ मैंने लिखा H, दिस इज कॉल्ड OH। इधर भी लिखा मैंने H और इधर भी आ गया आपका OH। और अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं इस तरीके से, लाइन थोड़ी मेरी प्रॉपर सीधी नहीं है बिल्कुल, इट शुड बी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ऐसी होनी चाहिए, इक्वली कट अगर मैं इसे कर देता हूँ तो दिस जो मैंने रेड लाइन बनाई है इसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे सबको? यस सर। चेंज नोट हो गया? यस सर। ओके जी, गुड। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर ही एक और टर्म है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे, उसका नाम आता है एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में चलते हैं,
next is called enantiomer, ENANTIOMER, enantiomer। तो ये हमारे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं मिरर इमेज में, उसको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, द ऑप्टिकल, सर ये कंडीशंस का पॉइंट है। नहीं ये नेक्स्ट है, बिल्कुल नेक्स्ट, सेपरेट कंडीशन का खत्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ गए। enantiomer, the optical isomers which are non superimposable, which are non superimposable, non superimposable सर mirror। ये एक टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर्स का? हाँ, ये एक उसका टाइप समझ लो, ओके सर। which are non superimposable mirror images of each other, are called enantiomers, are called enantiomer। इनकी खासियत होती है कि एनांशियोमर्स और कायरल कंपाउंड एक जैसे नहीं हुए? हाँ, बट वही मैं इसके अंदर ये पॉइंट लिखने वाला हूँ, इनकी खासियत वाला पॉइंट बता रहा था मैं। इनकी खासियत ये होती है कि इधर के बाद क्या लिखा है आपने? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नहीं, ईच अदर के बाद क्या है? आर known as are called enantiomers। ओके। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर आप लिखोगे कि दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सेम होती है, दे हैव सिमिलर और आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दे हैव सिमिलर physical and chemical properties, they have similar physical and chemical properties, but the rotation of plane polarized light is different, but rotation of plane polarized light different, they have similar physical and chemical properties, but rotation of plane polarized light is different। तो इसके ऊपर कई बार ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि कुछ एक ऐसे कंपाउंड है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, और अगर मैं और सेम बोलूं तो इनका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बट फिर भी ये जो कंपाउंड है वो सेम नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन में आपको जहां दिख जाए एनेंशियोमर्स, आप उसको टिक कर देना, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा वाले पॉइंट है, अगर ये आपको माइंड में क्लियर होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी नए नहीं लगेंगे, आप समझ जाओगे ठीक है यार, ये तो पुराना मैंने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इजी टाइप है, कोई ऐसे डिफिकल्टी लेवल नहीं है इसका। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। अब मैं इसके बेसिस में, जैसे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, मैं उसके हिसाब से चेक करते हैं। जैसे सपोज करो हमें बताना है कि कौन सा वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और अगर है तो वो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तब हमें कुछ एग्जांपल्स और क्लियर होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, कंपाउंड है हमारे पास ब्यूटेन 1 ऑल, आप सब लिखिए ब्यूटेन 1 ऑल, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया है। अब आपको ये बताना है कि
ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? क्वेश्चन क्या है? नहीं है ब्यूटेन सो वन और नहीं है नहीं है। ओके, और रीजन क्या बोलेंगे हम इसका? कायरल है ये। कायरल कार्बन है। कायरल सर मतलब क्वेश्चन समझ रहे क्या हो? था? क्वेश्चन ये है, ब्यूटेन वन ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? इज ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? बताओ जी जल्दी से। सर फंक्शनल नो ग्रुप सर। डिफरेंट नहीं है इसलिए नहीं है। हाँ, इट इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, क्योंकि इसके पास अगर हम बोले तो कायरल कार्बन नहीं है, या हम ये बोले इसके पास एक कायरल कार्बन है। दैट इज सही बोला, इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? सर इसका रीजन क्या था, एक बार दोबारा बताएंगे? इसका रीजन आप ये लिखो, इट डज नॉट कंटेन कायरल कार्बन। ओके सर। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन। आपको बताना है क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सर ये सेम भी रीजन का रोल नहीं है। सर कोई कायरल नहीं है इसमें। गुड। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 3:39 हो गया, तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। तब तक से आप इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाओ, मैं फिर इसके आंसर में आता हूँ, ठीक है? ओके, मीटिंग एंड करते हैं। ये एंड होगी, कहाँ से एंड होगी यार, ये एंड होगी। फिर डन जी, अलाउड रिकॉर्ड हो गया है। हाँ जी, तो मैंने अभी नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन पूछा था, एक कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन, इज दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? तो पहले आपने कहा नहीं है। तो कभी भी आप इतनी जल्दी जज मत करना, आपको स्ट्रक्चर को बनाना है, उसके बाद देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या उसमें डिफरेंट कार्बन कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इसका। CH3 यहाँ पे कार्बन आएगा, उसमें मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, या मैं सिंपली एक कार्बन ही लिखता हूँ यहाँ पे। ये एक कार्बन आ गया, और इस कार्बन में क्या था, 2-क्लोरो ना, तो इसकी सेकंड पोजीशन में यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl। हो गया इस वजह से हो गया कायरल ये। हाँ, इसका मतलब इसमें चारों डिफरेंट चीजें हो गई ना। देखो, ये जो सर कार्बन है ये C2H5 भी वाला, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली इधर। हाँ 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 बिल्कुल, ये आपका हो गया ET, इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज Cl, एंड दिस इज हाइड्रोजन। So ओके now this compound is optically active since it contain chiral molecule. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ओके जी, ये नोट हो गया, हटा दूं ना? यस यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक और, लैक्टिक एसिड क्या होता है? कायरल है कायरल? अच्छा, लैक्टिक एसिड का तो मुझे स्ट्रक्चर खुद ही बताना पड़ेगा। किसी को पता है लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? CH3CHCOOH इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा OH। चलो अब बता दो, तो स्ट्रक्चर ही बता दिया। तो ये कायरल होगा या कायरल होगा? सर है ये कायरल है। कायरल है इस सर। यस ऑप्टिकली, सर कायरल। हाँ गुड, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक और क्वेश्चन है, वो बताना। 3-क्लोरोपेंटेन, नेक्स्ट इज 3-क्लोरोपेंटेन। यस सर ये भी है। श्योर हो? नहीं सर, नो सर नहीं है ये। C2H5 आ जाएगा दोनों जगह। हाँ, यस सर। यस सर ये नहीं है सॉरी। है ना? हाँ, तो C2H5 CH, अगेन इधर आ गया C2H5, और यहाँ पे आ जाएगा Cl। गुड, तो ये समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कायरल क्या होता है, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखा देंगे दोबारा? लैक्टिक एसिड का? हाँ, मैं बना देता हूँ।
लैक्टिक एसिड में इधर आ गया आपका CH3 CH COOH एंड इधर आ जाएगा आपका OH। इसमें जो कायरल कार्बन होगा हमारा ये वाला कार्बन हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें जज करना है कि कौन सा वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो मैं एक कंपाउंड लिखूंगा, आप मुझे बताना कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, ठीक है? बस मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको खुद बताना है। पहला कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH Cl CH3, ये मेरे पास क्वेश्चन है। नहीं सर, सर नहीं होगा। हाँ, ये नहीं यस होगा। सर। ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्नव, अरहान, सब क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम। ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट में चलते हैं। सपोज करो हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया, क्या बनाओ, CH3 CH2 CH CH3 COOH। अब ये बताओ कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है, दैट इज नहीं है कायरल सर। कार्बन यस। है या नहीं? यस या नो? नहीं है सर। कायरल नहीं होगा सर ये। ओके, नहीं सर, होगा 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 सर। कायरल है सर। हो गया। हाँ, तो जो भी कह रहे हैं कायरल है वो सही बोल रहे हैं, करेक्ट। दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। सर ये COOH वाला होगा क्या, मतलब कायरल कौन सा होगा कायरल इसमें? ये अब थोड़ा सा आप देखो कि एक तो मेरा ये हो सकता है ET, एक मैं यहाँ पे इसको H के साथ जोड़ सकता हूँ, इस वाले कार्बन को तो मैं H यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है? एक हो जाएगा आपका CH3 और एक हो जाएगा आपका क्या, COH। चारों डिफरेंट हो गए ना? ओके सर। यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मुझे बताना कि वो कायरल, थोड़ा मतलब आप ना ऐसे ही जल्दी जज नहीं करना है, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर बताना है, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और CH3 CH2 CH NH2 CH3, मैंने ऐसे ब्रैकेट भी लगा दिया। चलो जी, यस सर है। कायरल है। होगा सर। यस सर है। वेरी वेरी गुड। जो जो बोल रहे हैं कायरल होगा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब, वेरी गुड। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं कभी जाते हैं बच्चों से पूछने बेसिक चीज, भाई कंपाउंड कायरल कौन सा है, एक कायरल कौन सा है, पता नहीं है, बेसिक चीजों में बता ही नहीं पाते हो, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। चलो अब मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें नाम से बता रहा हूँ, प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर बना के बताओ क्या होगा, कायरल या इकायरल? प्रोपेन 1 ऑल। और जो वो कर लेगा उसके बाद मैंने एक और दे दिया, ब्यूटेन 2 ऑल। दूसरा वाला तो कायरल है। प्रोपेन 1 ऑल नहीं होगा। जो गुड, दूसरा वाला कायरल ये है नहीं वो होगा, ठीक है, और दूसरा वाला होगा। यस, दूसरा वाला होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। यहाँ पे अब हमारा जिसे कहते हैं कायरल, एक कायरल, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कार्बन, ये जो भी हमने करा है यहाँ पे, ये वाला टॉपिक हमारा मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ अभी। इसके बाद कुछ हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो कि तुमने शायद अभी सुनी होगी। कन्फॉर्मर्स सुने हैं आप लोगों ने भी? कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? कंफर्मेशन। जिसको हम कहते हैं स्टैगर्ड, इक्लिप्स, यस गाउची। सर। यस सर। ओके, गुड। तो वो थोड़ा सा हम लोगों को अभी उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। वैसे वो एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स के अंदर है, अल्केन्स के अंदर, ठीक है? तो मैं इसमें से कई चीजें तुम्हें जो हम कर रहे हैं
वो आपकी क्लास 12th की भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको सरप्राइज मिलेगा जब आप क्लास 12 में पहुंचोगे कि हमने 11th में ही कर लिया है। प्लस जो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस करे हैं, जो आपने करे हैं क्वेश्चन, ये आपने क्लास 12th हेलो अल्केन हेलो अरीन के 3 क्वेश्चंस कर चुके हो आप, और एल्कोहल फिनॉल के भी आपने 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करे हैं क्लास 12 के। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके अभी जो मैंने पूछे वो आपके IIT मेंस में आ चुके हैं, और उसके अंदर यही पूछा गया था विच वन इज कायरल कार्बन। होता क्या है, अगर मैं आपको ये बोलूँ ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है तो बच्चे थोड़े से कुछ ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और वो बिना बोले अगर मैं आपको करा रहा हूँ तो बड़े जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आप जो उस टाइम में डायरेक्शन में समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। गुड गोइंग। अब हमारे पास अब जो कंसेप्ट आता है कि अल्केन के अंदर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं उसको हम, तो आप पहले नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, देखो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आइसोमर्स को जहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना ले जाऊँ, ना बहुत कम डिटेल में, एक स्टैंडर्ड पैटर्न के अंदर कंट्रोल में कर लूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर ही रहूँ तो मैं उसके अंदर भी 5 चीज़ें और बता दूँ, फिर मीजो के बारे में आ जाऊँ और चीज़ों में आ जाऊँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इतना बताऊँ कि आपको ये ना लगे कि सर तो बस आइसोमर ही पढ़ाने में लगे हैं यार, खत्म ही नहीं कर रहे। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर भी हो जाए, और जब एडवांस में जाएंगे तो लेवल को मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या है, इसको बेसिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये सिंगल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स के अंदर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अल्केन के अलावा और कोई भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स नहीं दिखा सकता, राइट? क्योंकि एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर कोई भी MCQ आपके सामने आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, तो आपको क्या देखना है, सिंपली सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है। नाम दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि भाई किसी नाम के अंदर ENE YNE टाइप का तो नहीं आ रहा, उसको एलिमिनेशन मेथड से हटा दो, डायरेक्ट पहुंच जाओ अल्केन के अंदर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सिर्फ अल्केन ही दिखाते हैं और कोई दिखाता ही नहीं है। नाउ अब अल्केन क्यों दिखाता है, इसको थोड़ा समझते हैं। अल्केन के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं, एंड S4 सिग्मा बॉन्ड S4 सिंगल, राइट? और हम जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है। अगर मैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग की बात करूं तो एक s ऑर्बिटल ये है, और सपोज करो ये दूसरा s ऑर्बिटल है, नाउ इट विल अंडरगो एंड टू एंड ओवरलैपिंग, राइट? तो ये जो ओवरलैपिंग का पैटर्न होता है, इस ओवरलैपिंग के पैटर्न में मॉलिक्यूल्स आपस में रोटेट हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं रोटेट? 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं, क्योंकि सारे अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्डेड होंगे, और सारे सिंगल बॉन्डेड के अंदर जो बॉन्ड होगा वो स्पेरिकल को हम मानते हैं। ठीक है, स्पेरिकल इन द सेंस कि सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, तो दे कैन इजीली रोटेट अबाउट देयर ओन सिंगल एक्सिस। इस रोटेशन की वजह से हमने कंपाउंड को एक और नाम से बोला, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का जो दूसरा नाम हुआ वो क्या हो गया, रोटेशनल। व्हाई वी सेड रोटेशनल, बिकॉज दे हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग आपस में रोटेट हो सकती है। ओनली सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट, आप ये भी समझ सकते हो। पाई बॉन्ड कभी रोटेट नहीं हो सकते, क्योंकि दे हैव साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, रोटेशनल आइसोमर्स। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से और भी जाना जाता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछता, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं रोटामर्स, ROTAMERS। रोटामर्स मतलब रोटेट करने वाला, घूमने वाला। और एक और नाम से बोल सकते हो आप इसको, कन्फॉर्मर्स, शॉर्ट में कन्फॉर्मर्स। ठीक है, कन्फॉर्मर्स हो गया, कन्फॉर्मेशनल हो गया। ये सर कंफर्मेशनल आइसोमर्स के नाम है। हाँ जी सर, ओ, इसके अलग अलग नाम है सर, लेकिन काम एक ही है, नाम अलग अलग है इसके। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ फॉर्म्स है हमारे पास, जैसे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन आती है, सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन आती है,
कैसे करके हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे 3D के पैटर्न में। तो कुछ इसके अंदर अच्छे पॉइंट्स आएंगे जो कि हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। अब आप इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, इट इज एग्जिबिटेड बाय द compounds having single bond. It is exhibited by the compounds having single bond. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। यस सर। सेकंड पॉइंट लिखिए आप, alkene and alkyne, that is ENE and YNE, do not undergo conformational isomerism. Do not undergo conformational isomers कह सकते हो या isomerism कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब इसके अंदर ना हमारे पास मैं बताऊं करीबन 40-50 केसेस आते हैं, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस है आईआईटी मेंस के हिसाब से वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आप लक्की हो। तो हम लोग इसके अंदर कुछ फॉर्म्स करेंगे, जैसे स्टैगर्ड हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया, और वो स्टैगर्ड इक्लिप्स किस तरीके से बना और कौन सी वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है और क्यों होती है वो हम देखेंगे। तो कुछ कंपाउंड है हमारे पास, जैसे इथेन हो गया, वो हमें डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, प्रोपेन पढ़ना है, और उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ना है कि विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई। उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो उसके ऊपर हमें आगे डिस्कस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे जी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना, उसको प्रॉपरली उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अभी आपको 2-3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि मैं जाते जाते आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा, उसका आप मुझे जवाब दोगे, जो कि अब से मैं हर क्लास में करने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट के 2-4 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी टाइम से राउंड रह गया था, अब ये करना जरूरी हो गया है। प्लस आपका अभी एक ये टेस्ट होने वाला है, वो अब जो कमिंग जो संडे आएगा उसके अंदर आपको कितने 2 चैप्टर मैंने बोले हुए हैं, सम बेसिक कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो वो आप तैयार करते हुए रखना, भी भूलना मत उसे बिल्कुल भी। संडे पास आने वाला है, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना। तो अब मैं सवाल पूछता हूँ, सबसे पहले सवाल मैं पूछूं ए वाले अल्फाबेट से, अंशिका से पूछता हूँ। अंशिका, मुझे ये बताओ कि विच वन इज मोर स्टेबल, सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर? सर सिस। सिस आइसोमर इज मोर स्टेबल, श्योर हो? एक मिनट सर, एक मिनट। सिस वाले में एक साइड था, ट्रांस सर ट्रांस ज्यादा स्टेबल है बिकॉज उसमें ऑपोजिट साइड पे था। ओके, अरहान आप मुझे बताओ कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? सर सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। हाँ जी, गुड, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, अर्नव स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? सर याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही? स्टेरिक हिंड्रेंस यार, भीड़ भाड़, हिंड्रेंस मतलब भीड़। जब हमारे पास कंपाउंड्स या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो क्लोजली पैक्ड हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई। जैसे कि डेली लाइफ में आप देखते हो, अब तो नहीं देख पाओगे, थोड़ा कोरोना चल रहा है, नहीं तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में आपको मिल जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस, लोगों के बीच में बहुत सारी। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास में रहना, स्टेरिकली हिंडर्ड है वो। ठीक है, देवोदी ग्रेट, ये मुझे बताओ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के 2 टाइप होते हैं, हमने कहा कि सिस और ट्रांस, तो ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर्स से कितने टाइप होंगे? सर ऑप्टिकल के हाँ जी, आज हमने उसके 2 टाइप करे भी हैं।
लिखा सर भी है हमने। एनांशियोमर्स और एनेंशियोमर हो गया, गुड। और कन्फर्मेशनल। नहीं, एनेंशियोमर और उससे पहले हमने 2 और बोले हैं, एक लेफ्ट और राइट वाला था, उसमें कुछ याद आ रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही सर। एक डेक्स्ट्रो रोटरी वाह, और गुड। लेवरोटरी हाँ रोटेटरी। जी, ठीक है, गुड गुड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं पहुंचता हूँ लक्ष्य द ग्रेट के पास। लक्ष्य, मुझे बता दो कि तुमने लास्ट टेस्ट क्यों नहीं दिया था और कब तक टेस्ट दोगे? लास्ट टेस्ट सर बताया तो था, कुछ काम था। भाई साहब, काम खत्म कब होगा? मुझे टेस्ट पेपर तो चाहिए, चाहे आप नकल मार के सोल्व करके दो, सॉल्व करके चाहिए। पेपर आ रहे हैं। ठीक है सर, अभी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं तुमसे सवाल क्या पूछूं? अल्केन का जनरल फॉर्मूला बता दो, चलो। सर CnH2n -1। ईमानदारी से बता दो, अल्केन का जनरल फॉर्मूला। नमित, क्या होता है, तुम बताओ। सर CnH2n+2 +2 पक्का? यस सर। ठीक है। शाश्वत, तुम मुझे बताओ कि जो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं हम? अच्छा, शाश्वत कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। सर क्वेश्चन दोबारा बोलिए सर, आवाज गई। अच्छा, सर एल्डिहाइड का। क्वेश्चन दोबारा। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ सर। फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? किसका? एल्डिहाइड का? हाँ, एल्डिहाइड का। CnH2n+1। CnH2n+1, माय गुडनेस। एल्डिहाइड यार, CHO। चोर कहता था उसे मैं। अच्छा हाँ सर, CN। हाँ, ठीक है, ओके। चलो शिल्पी, मुझे बताओ ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर ROR या फिर ROR डैश। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। शिवा, मुझे बताओ तुम, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड से ओए, देखना नहीं है। सर देख नहीं रही हूँ सर। लाइक सर लिख के एक बार CH2COS एक बार देख सर के पेज कितने उड़ने। कार्बन आ रहे हैं। अरे हाँ। सर आप वीडियो कॉल सर कर पेज रहे हैं, क्या पलटे बात गए है? हैं सर, चीटिंग हो रही है सर। लास्ट पेज निकाला गया है। ईमानदार है वो शिवा। चीटिंग हो रही कह रहा है। 2n सर CnH2n मतलब O2 हाँ, वैसे क्या बोलते हैं? RCOOH, है ना? RCO। यस सर। ठीक है, ऐसी मुझे RCOH के पैटर्न में एक और पूछ रहा हूँ तुमसे, थोड़ा डरावना सा है। एस्टर का बताओ क्या होगा? सर एस्टर का हाँ, देख के आराम से लिख के बताओ। सर एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5 रहता है सर, एक एस्टर। फिर इसका हम सर क्या ये तो करते हैं? आपने एग्जाम्पल लिखवाया था। अरे सर ये हाँ हाँ लास्ट हाँ, ईयर का याद है ये वाला एग्जाम्पल। सर ठीक इसको क्या कह सकते है। हैं? RCOOR सर, हाँ RCOR। हाँ, RCOR, करेक्ट, RCOR। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंशिका ने मुझे भेज दिया था RCOR। गुड अंशिका, तुम्हारा मैसेज मैंने देख लिया। चलो जी, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेस्ट आने वाला है आपका, तैयारी अच्छे से करना, ठीक है? ओके, सर बाय संडे बाय, को टेक है थैंक ना? यू सर, गुड आफ्टरनून सर, हैव थैंक अ यू ग्रेट सर। डे सर, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। संडे को है ना टेस्ट? थैंक यू। हाँ जी सर, संडे को होगा सर, 10 बजे। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।